आप सभी का स्वागत है तथागत एडू जोन पर। आज हम बिहार पीसीएस को ध्यान में रखते हुए, जो कि 13 दिसंबर को होने वाला है और कल से इसका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो बिहार में जो बिहार स्पेशल का पोर्शन है, उससे करीब 15 से 20 क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए बिहार का जो स्टैटिक पोर्शन है और प्लस बिहार करंट अफेयर्स, इन दोनों भागों को हम धीरे-धीरे कुछ-कुछ वीडियो में करके लाएँगे। तो उसका आज ये पहला वीडियो है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो बिहार का मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र, इसको देखते हैं। तो जो बिहार के उत्तर में कौन सा नेपाल से सीमा साझा करता है, पश्चिम में देखें तो यूपी से सीमा साझा करता है, उसके बाद में दक्षिण में इसके कौन सा है तो झारखंड है, उसके बाद बिहार का कुछ एरिया जो है इधर छत्तीसगढ़ और उससे भी लगा हुआ है। तो यूपी मेनली इसका क्या है तो यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पूर्व में कौन है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर में नेपाल है। उसके बाद बिहार के जिले जो हैं सबसे ऊपर पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सारे जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद यूपी से पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर जो है ये यूपी से सीमा साझा करते हैं। और इसमें कौन सा जो भोजपुर है इसको आरा भी कहते हैं। उसके बाद इधर रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये सब क्या है तो इधर यहाँ बांका तक देखेंगे तो इधर झारखंड से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद इधर पश्चिम बंगाल वाले जो है किशनगंज, पुरुलिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जो है ये पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करते हैं। तो इस तरीके से उसके बीच में देखें तो कौन बचा, शिवहर बचा, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, समस्तीपुर है, सहरसा है, मधेपुरा है, उसके बाद खगड़िया है, बेगूसराय है, मुंगेर है, लखीसराय, शेखपुरा है, नालंदा है, जहानाबाद है, अरवल है और पटना तो राजधानी है ही। तो इस तरीके से बिहार के सारे जिले दिए हैं। ये राजनीतिक है। इसके आगे देखते हैं जो भौगोलिक दिया है बिहार का, जो प्राकृतिक है इसमें कौन कौन से मैदान दिए हैं। तो सबसे पहले उनको देख लेते हैं। पश्चिमी चंपारण में बेतिया का मैदान जो है पश्चिमी चंपारण में है। पूर्वी चंपारण में कौन सा है, मोतिहारी का मैदान है। शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी का मैदान मधुबनी वाले जिले के आसपास पड़ता है। फिर मधुबनी और इधर सुपौल के आसपास देखते हैं तो ये कोसी नदी होके जाती है, यहाँ से सहरसा का मैदान है। उसके बाद अररिया का मैदान इधर है, सुपौल और किशनगंज के बीच में। फिर है महानंदा का मैदान जो है किशनगंज के इधर पड़ता है। इधर जो है पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद फिर बांग्लादेश आ जाता है। पूर्णिया, कटिहार, कटिहार का मैदान भी है। भागलपुर, भागलपुर का मैदान यहाँ पर ये वाला एरिया है। फिर राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं ये झारखंड और बिहार दोनों में लगी हुई हैं। राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, राजमहल वाला भाग मेनली तो इसे झारखंड में है, लेकिन इसका बिहार में भी कुछ पोर्शन है। फिर जमुई बेसिन ये वाला है इधर। फिर दक्षिण बिहार का मैदान, तो ये जो है पूरा गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में बांटती है। उत्तर गंगा नदी के जो उत्तर है उत्तर का मैदान, और दक्षिण में दक्षिण बिहार का मैदान कहा जाता है। तो उत्तर में कौन कौन से, गंडक नदी बीच में है, कोसी भी है। तो इधर हमने देखा कि कौन सा, मोतिहारी का मैदान और बेतिया का मैदान, मधुबनी का मैदान, सहरसा का मैदान, अररिया का मैदान, महानंदा का मैदान, कटिहार का मैदान, ये उत्तरी भाग में आते हैं। उसका निम्न सोन का मैदान, मिर्जापुर की पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, सोन नदी इधर जाती है, अरवल, जहानाबाद इधर है दक्षिण बिहार का मैदान में। फिर राजगीर की पहाड़ियाँ जो है नालंदा, गया और जहानाबाद की तरफ पड़ती हैं। उसके जमुई बेसिन तो देख ही लिए, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये क्या है तो बिहार का जो प्राकृतिक वाला एरिया है उसकी बात की गई है। ऊंचाई के हिसाब से अगर देखें तो 600 मीटर, 300 मीटर और 150 मीटर। उसके बाद ये जो है नदी वाला एरिया दिया है, ये उच्चावच दिया है बिहार का। अगला देखें बिहार का एक परिचय जो है, पूरा जो बिहार है इसमें मैप के भी माध्यम से दिखाया गया। उसके बाद में जो फैक्ट है वो फैक्ट बताए गए। तो मैप देकर के फैक्ट बताए गए। ये इस तरीके का मतलब यूट्यूब पर कम ही देखने को मिलेगा आपको। तो बिहार जो है परिचय देख लेते हैं। बिहार का जो कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल में बिहार का कितना प्रतिशत है तो 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार कौन सा है, भारत में 12वां राज्य है। इसकी जो लंबाई है अगर देखेंगे तो कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है तो, यानी कि लंबाई में अगर इस तरीके से देखें तो 345 किलोमीटर लंबा है। और पूर्व से पश्चिम में देखें तो 483 किलोमीटर लंबाई है इसकी, यानी कि चौड़ाई जो है। देशांतर जो है 83 अंश 19 मिनट से 83 अंश 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से लेकर के 88 अंश 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व तक इसका है। तो 83 अंश यहाँ से लेकर के और 88 अंश जो है यहाँ तक इधर है। पूर्व पश्चिम जो इसकी देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 83 अंश 19 मिनट से लेकर के 88 अंश 17 मिनट तक है। उसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है तो इसका 24 अंश से लेकर के, इधर नीचे देखेंगे तो 24 अंश से लेकर के ऊपर कितना है
तो ये 27 अंश 31 मिनट तक है। 24 अंश 20 मिनट से लेकर 27 अंश 31 मिनट तक है। उसके बाद इसके उत्तर में नेपाल सीमा साझा करता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, दक्षिण में झारखंड सीमा साझा करता है और पूर्व में पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। इस तरीके से बिहार से इतने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। फिर नाम क्या है, तो बिहार जो है उड़ीसा से 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। वैसे तो बिहार जो है अगर देखा जाए तो जो बंगाल से अलग हुआ था 1912 में ही। उसके बाद में स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो बिहार 22 मार्च 1912 को ही स्थापना दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि बंगाल से अलग होकर के इसको अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया था। फिर उसके बाद बिहार और उड़ीसा अलग राज्य बनाए गए थे। उसके बाद 1936 में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी इससे अलग हो गया, तो बिहार जो है सेपरेट राज्य बन गया है। झारखंड अलग हुआ है तो 15 नवंबर 2000 को 3 राज्य बने थे, उसमें से एक झारखंड भी बना था, यूपी से उत्तराखंड बना था, एमपी से छत्तीसगढ़ बना था और बिहार से कट करके झारखंड बना। तो 15 नवंबर से जो वर्तमान स्थिति देखते हैं बिहार की हम, वो 15 नवंबर को आई थी। बौद्ध विहारों के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, बिहार। तो बिहार में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बौद्ध विहार थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम बिहार पड़ा है। फिर बिहार का जो राजकीय चिन्ह है कौन कौन से हैं, तो उसमें देखते हैं जो राजकीय चिन्ह मछली देखेंगे तो मांगुर मछली है, उसका चित्र भी बना है। वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्लेरियस गेरी पिनस है। उसके बाद में क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष जो है महात्मा बुद्ध को जो जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी वही बोधि वृक्ष है। ये बोधि वृक्ष ब्रिटिश कानून के दौरान 1930 से 1935 के मध्य अपनाया गया था। तो 1930 से 35 के बीच अपनाया गया था। ये बोधि वृक्ष राजकीय चिन्ह है। राजकीय गीत क्या है, तो मेरे भारत के कंठहार बिहार तुझको सतवंदन राज्य का गीत है। राजगीत की ये सतवंदन है। इसके लेखक श्री सत्यनारायण हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। संगीत क्या है, तो श्री हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा दिया गया था और श्री शिव कुमार शर्मा द्वारा रचित था। गीत को आधिकारिक तौर पर मार्च 2012 में अपनाया गया। तो राज्य जो गीत है 12 मार्च मतलब मार्च 2012 में अपनाया गया है। श्री हरिप्रसाद चौरसिया और श्री रविशंकर जो शिव कुमार शर्मा हैं इनके द्वारा रचित है। तो ये नामी गिरामी भारत की हस्तियाँ हैं। प्रतीक चिन्ह क्या है, तो बिहार के प्रतीक में 2 स्वास्तिक से घिरे बोधि वृक्ष दिखाए गए थे। तो ये 2 स्वास्तिक है, इनसे घिरा ये बोधि वृक्ष है बीच में और प्रार्थना की मालाओं से दर्शाया गया है। तो ये जो है प्रार्थना की मालाओं से, ये जो 2 मालाएं हैं, एक तो ये जो मालाएं हैं इनको दर्शाया गया है। पेड़ का जो आधार है एक ईंट है जिस पर उर्दू में बिहार खुदा हुआ है। अच्छा, ये उर्दू में बिहार खुदा हुआ है। तो पेड़ का जो आधार है उसमें उर्दू में बिहार खुदा हुआ है। उसके दाएं बाएं 2 स्वास्तिक के चिन्ह बने हैं और पेड़ में ही लटकती हुई 2 मालाएं दिखाई गई हैं जो कि मतलब बोधि वृक्ष के मतलब पूजा का प्रतीक है एक तरीके से। राजकीय भाषा क्या है, उर्दू है। राजकीय जो द्वितीय भाषा है, द्वितीय राजभाषा कौन सी है, तो ये उर्दू है। मतलब पहली हिंदी है, दूसरी उर्दू है। 1981 में घोषित हुई थी। जो उर्दू है राज्य की दूसरी जो भाषा है राज्य, वो 1981 में घोषित की गई थी। फिर आगे देखते हैं तो राज्य की बिहार का राज्य चिन्ह और क्या क्या है। तो इसमें मैथिली जो है बिहार की एक प्रमुख मातृभाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उसमें से मैथिली भी शामिल है। इसे वर्ष 2003 में संविधान में जोड़ा गया था। फिर राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बोस टॉरस नाम है इसका। राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है। वैज्ञानिक नाम का इसका है फाइकस रिलीजियोसा। राजकीय पक्षी गौरैया है, गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पासर डोमेस्टिकस इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य की जो जलीय जीव है वो क्या है, तो गंगेय डॉल्फिन है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। इसे वर्ष 2009 में भारत का जलीय जीव भी घोषित किया। तो बिहार का जो जलीय जीव है वो भारत का भी जलीय जीव है। तो इस तरीके से जो प्लेटिनिस्टा गंगेटिका जो है ये भारत का भी जलीय जीव है। राज्य की पुष्प क्या है, तो गेंदा है। वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टेगेटस यानी कि टेक्टेस एस इस पे करके है इसका नाम। जो गेंदा है वो राजपुष्प है। आगे देखते हैं बिहार का जो प्रमंडलीय परिचय है। बिहार में टोटल जिले कितने हैं, 38 जिले हैं। मंडल कितने हैं, 9 मंडल हैं। उसके बाद अनुमंडल यानी कि जो तहसीलें होती हैं 101 तहसीलें हैं। कुल गांव कितने हैं, तो 44,874 गांव हैं। कुल शहर कितने हैं, तो 199 शहर हैं। कुल ब्लॉक कितने हैं, तो 534 ब्लॉक हैं। इधर देख लेते हैं, जिला सारे दिए हुए हैं। सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज नेपाल से लगते हैं। उसके बाद में गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया, फिर सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, कटिहार। फिर अगला है भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर। फिर अगला है बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है, अरवल है, जहानाबाद है, औरंगाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर और बांका। इस तरीके से 38 जिले टोटल हैं बिहार में। आगे देखें तो बिहार का जो प्रमंडल परिचय है, 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन से हैं,
तो तिरहुत जो है, ये जो कमिश्नर होता है जहाँ पे बैठता है वो वाले प्रमंडल बोलते हैं इनको। तिरहुत क्या है, तो 8 पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली 6 जिले आते हैं इसमें। तिरहुत जो अनुमंडल है, ये प्रमंडल जो है। सारण में, तो सारण में सिवान, सारण, सिवान एवं गोपालगंज 3 जिले आते हैं। दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर, इसमें भी 3 जिले हैं। कोसी में सुपौल, मधेपुर, सहरसा 3 जिले। पुरुलिया में किशनगंज, अरवल, पुरुलिया, कटिहार 4 जिले आते हैं। भागलपुर में भागलपुर एवं बांका 2 ही जिले आते हैं। मुंगेर में खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा एवं जमुई 6 जिले इसमें भी आते हैं। मगध में अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया एवं नवादा 5 जिले आते हैं। पटना जो प्रमंडल है, इसमें क्या है, तो पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास 6 जिले आते हैं। नोट क्या है, तो बिहार में एक पूर्ण स्थलाबद्ध, बिहार जो है एक पूर्णतः स्थलाबद्ध राज्य है। यद्यपि कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से जो समुद्र तक है पहुँच है इसकी। कोलकाता बंदरगाह जो है वो हुगली बाद में हल्दिया बंदरगाह से आगे जुड़ा है समुद्र से। कोलकाता बंदरगाह से इसकी पहुँच है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए हैं बिहार के बारे में। बिहार का सबसे नया जिला 38वां जिला जो है वो अरवल है, जो कि 2001 में बना था। 20 अगस्त 2001 को जहानाबाद से अलग होकर के बनाया गया था। झारखंड बनने से पूर्व यह बिहार में कुल 13 प्रमंडल थे। अभी कितने 9 हैं, क्योंकि 13 प्रमंडल थे और 55 जिले थे, तो बाकी झारखंड में चले गए। अभी 9 प्रमंडल रह गए हैं और 38 जिले रह गए हैं। फिर है झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। इस नए राज्य में 18 जिले एवं 45% भूभाग सम्मिलित किया गया था। उत्तरी बिहार में कुल 5 प्रमंडल तथा दक्षिणी बिहार में 4 प्रमंडल। तो गंगा नदी उत्तरी दक्षिण में काटती है। उत्तरी बिहार में कितने हैं, तो 5 प्रमंडल हैं, और दक्षिणी बिहार में कितने, 4 प्रमंडल हैं। वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल और 38 जिले हैं। पश्चिमी चंपारण की सीमा उत्तर प्रदेश एवं नेपाल दोनों से संलग्न है। तो जो पश्चिमी चंपारण है उसकी सीमा यूपी और नेपाल दोनों से लगी हुई है। गंगा के मैदानी भाग की छा की ढाल 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर तक है। तो गंगा जो है इसकी जो ढाल देखें तो कितनी है, 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर तक है। आगे बिहार की जो राज्य व्यवस्था है, ये बिहार का जो है सामान्य परिचय है। इसके बाद में इतिहास वाला जो, क्योंकि बिहार का इतिहास से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो उसको भी आगे दिया गया है। बिहार के राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र अर्लेकर हैं। राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं और सम्राट चौधरी दो उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि दोनों बीजेपी से हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में 7 चरणों में मतदान हुए थे। वैसे लोकसभा का चुनाव भी 7 चरणों में हुआ था, तो 7 चरणों में बिहार में मतदान कराया गया था। राज्यसभा, जिसका अर्थ है कि राज्यों की परिषद, भारत की संसद का ऊपरी सदन है। बिहार राज्य से राज्यसभा के कितना 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो लोकसभा में 40 सीटें हैं बिहार से और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। वर्तमान में बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। वर्तमान में बिहार विधान परिषद में कितनी, 75 सीटें हैं। बिहार की राजधानी पटना है। इसका नाम पटन देवी मंदिर के नाम पर रखा गया है। पाटन देवी मंदिर के नाम पर रखा गया है पटना। वर्तमान में नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर यादव हैं। ये इंपॉर्टेंट है। उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष अगर देखें तो नरेंद्र नारायण यादव हैं। फिर श्री नीतीश कुमार सदन के नेता तथा विपक्ष के नेता कौन है, तेजस्वी यादव हैं। फिर वर्तमान में अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। तो अवधेश नारायण सिंह जो है वो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। बिहार जो विधान परिषद के उपसभापति क्या नाम है, तो उनका रामचंद्र पूर्वे नाम है। बिहार उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो के विनोद चंद्रन हैं। बिहार जातीय जनगणना कराने वाला देश का पहला राज्य था। दूसरा कौन सा था, तो ये हैदराबाद था, आंध्र प्रदेश। तीसरा तेलंगाना भी बना है। उसके बाद बिहार जातीय जनगणना कराने वाले देश का पहला राज्य, तो सही है। फिर बिहार सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा 25 जुलाई यानी कि 22 जुलाई 1937 को अस्तित्व में आया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह एवं उपाध्यक्ष कौन, अब्दुल बारी थे। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह थे और उपाध्यक्ष कौन थे, अब्दुल बारी थे। बिहार विधायी परिषद 1912 ईस्वी में बनाया गया था, जिसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को उड़ीसा प्रांत से पृथक किया गया एवं बिहार विधानसभा को द्विसदनीय विधानसभा बनाने का प्रयास किया गया, प्रावधान किया गया है। फिर बिहार उड़ीसा प्रांत का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे। बेली हॉस्पिटल, बेली जो है वहाँ एक जगह भी है पटना में। वर्ष 1912 में क्या है, तो वर्ष 1912 से 1915 तक ये बिहार विधान जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वहाँ के, बिहार के। फिर बिहार का भौगोलिक परिचय क्या क्या है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे उत्तरी जिला कौन, उत्तरी जिला सबसे बड़ा जिला भी कौन है, पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला शिवहर है।
नेपाल से संलग्न कितनी 7 सीमाएं हैं, 7 जिलों की। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद में सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो, और सर्वाधिक वर्षा वाला, तो पूर्वी जिला और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है, किशनगंज है। उत्तरी जिला भी पश्चिमी चंपारण और सबसे बड़ा जिला भी पश्चिमी चंपारण है। यूपी से कितने 8 जिले सीमा साझा करते हैं, तो कौन कौन है, पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, और इस तरीके से देखें तो टोटल कितने, ये रोहतास भी है, रोहतास की भी सीमा साझा होती है। तो कैमूर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण यूपी से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद में पश्चिम बंगाल से सीमा कितने 3 जिलों की साझा होती है, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार की साझा होती है। उसके बाद झारखंड से देखें तो झारखंड से भी 8 जिलों की सीमा साझा होती है, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। तो इस तरीके से झारखंड से भी 8 जिलों की सीमा साझा होती है, और यूपी से भी 8 जिले सीमा साझा होती है, नेपाल से 7 जिले और पश्चिम बंगाल से कितने 3 जिले साझा होते हैं सीमा। ये क्वेश्चन बिहार का कई बार पूछा गया है कि यूपी से कौन सा जिला नहीं लगता है, या झारखंड से कौन सा जिला नहीं लगता, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से जिले साझा करते हैं। तो इस तरीके से फिर पश्चिमी जिला जो है सबसे कौन सा है, ये है कैमूर। सबसे उत्तरी जिला कौन है, पश्चिमी चंपारण है, सबसे बड़ा जिला भी पश्चिमी चंपारण है। सबसे जो पश्चिमी जिला कौन सा है, कैमूर है। उसका सबसे दक्षिणी जिला कौन है, तो रोहतास जो है ये सबसे दक्षिणी जिला है, और सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा जिला भी यही है। सबसे कम वर्षा भी जिला कहाँ रहता, तो रोहतास में ही होती है। तो रोहतास में सबसे कम वर्षा, सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा होता है, और दक्षिणी जिला है बिहार का। उसके बाद में जो सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, और सर्वाधिक वर्षा भी किशनगंज में ही होती है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला है शिवहर। फिर आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक परिचय जो है जो मैप में दिया था वही यहाँ भी दिया है। तो नेपाल की सीमा से संलग्न जिले कितने हैं, 7 हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पूर्व से पश्चिम इनका क्रम भी दिया है। तो पूर्व से अगर देखेंगे, मतलब पश्चिम से पूर्व क्रम है, तो सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। उत्तर प्रदेश की सीमा से संलग्न कितने हैं, 8 जिले हैं, ये भी पश्चिम से पूर्व है। तो रोहतास उत्तर से दक्षिण से उत्तर है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण। ये क्या है, दक्षिण से उत्तर की तरफ गया है, जो यूपी वाले जिले हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे तो किशनगंज, ये उत्तर से दक्षिण आया है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड की सीमा से संलग्न 8 जिले हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कटिहार। ये सही क्रम है। उसके बाद क्या है अगला, बिहार की राजधानी पटना से लगे कितने हैं, तो जो पटना है उससे 9 जिले लगे हैं, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण एवं भोजपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, शिवहर है। सबसे उत्तरी जिला भी पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला गया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। राज्य की जलवायु मानसूनी है। सामान्य वर्षा कितनी है, तो 1205 मिलीमीटर होती है। फिर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है, किशनगंज है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद। तो गया पहले पे, फिर कैमूर है, रोहतास है, फिर औरंगाबाद है। सबसे गर्म स्थान कौन, गया है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट, लगभग 53 मीटर है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है इसका, तो तीसरा है। पहला यूपी है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से तो पहला यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा बिहार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। पटना का स्थानीय मानक समय भारत के मानक समय से थोड़ा सा आगे है, क्योंकि 82:30 जो है भारत का मानक समय है। और अगर ये देखें तो पटना जो है बिहार की जो शुरुआती 83 से होती है, तो इस वजह से मानक समय से ये पूर्व में है। बिहार में दून घाटी उत्तर पश्चिम में है स्थित है, यानी कि उत्तर पश्चिम अगर देखें तो जो पश्चिमी चंपारण वाला जो एरिया है उधर साइड। रोहतास एकमात्र जिला है जो झारखंड एवं उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा साझा करता है। रोहतास ये देखो इधर दिया है, यूपी और झारखंड दोनों की सीमा साझा करता है, यानी कि इधर छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश ये कोई नहीं लगते हैं, सिर्फ यूपी और झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, 3 राज्य लगते हैं और एक देश लगता है। अगला है सोमेश्वर की जो श्रेणी है का शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल के मध्य सीमा निर्धारण करता है। तो सोमेश्वर पहाड़ है, उसकी जो शीर्ष भाग है वो बिहार एवं नेपाल के मध्य सीमा निर्धारण करता है। बिहार राज्य की सीमा भारत के 3 राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल एवं एक देश कौन सा है, नेपाल से संलग्न है। देश में बिहार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है। तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है और क्षेत्रफल के हिसाब से
12वां राज्य है बिहार में। रामनगर दून की लंबाई कितनी 32 किलोमीटर एवं चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है। बिहार के दक्षिणी गंगा मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं जो दक्षिणी बिहार में पाई जाती हैं। अगला है बिहार की जो प्राकृतिक संरचना है उसको देखते हैं। तो प्राकृतिक संरचना के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर में शिवालिक पर्वतीय भाग, मध्य में बिहार का मैदानी भाग और दक्षिण में पठारी भाग है। तो मध्य में जो गंगा नदी है उसमें क्या देखें, इस तरीके से जो दिया है, मध्य का जो है उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का 2 भागों में बांट दिया गया। गंगा नदी जो है बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर गंडक, घाघरा, ये सारी जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं। फिर घाघरा गंडक का दोआब इन दोनों के बीच में है। गंडक कोसी का दोआब ये इन दोनों के बीच में है। और कोसी महानंदा का दोआब कोसी और महानंदा के बीच में है। फिर गंगा सोन दोआब इधर साइड है दक्षिण में। फिर मगध का मैदान जो है इधर गंगा सोन से लगा हुआ है। अंग का मैदान इधर साइड है। तो उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान जो गंगा वाला इधर से देखेंगे अगर, यहाँ से लेके गंगा वाला। फिर उसके बाद में कह रहा है कि ये जो दक्षिण में पठारी भाग है ये दक्षिणी पठारी भाग है, ठीक है। उत्तरी का जो है ये सोमेश्वर की श्रेणी है, दून श्रेणी और रामनगर दून, ये अगर पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण का कुछ भाग में पड़ती हैं। उसके बाद पूरा जो बिहार है वो मैदानी और पठारी, दक्षिण में पठारी भाग है। और मध्य जो बिहार है, खास करके उत्तर मध्य बिहार, वो पूरा मैदानी एरिया है। सोमेश्वर श्रेणी, इसमें 3 प्रमुख दर्रे हैं, सोमेश्वर, भिखनाथोरी और मरवट, जो बिहार और नेपाल के मध्य स्थित दर्रे हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है, 874 मीटर है। तो बिहार में जो सोमेश्वर श्रेणी है इसमें 3 दर्रे हैं, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। सोमेश्वर दर्रा, भिखनाथोरी और मरवट, 3 दर्रे हैं, ठीक है। दून घाटी जो है हरहा नदी घाटी के नाम से जानी जाती है। यह सोमेश्वर तथा रामनगर दून के मध्य स्थित है। कौन सी, दून घाटी जो है। रामनगर दून क्या है, तो यह हरहा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो 240 मीटर है। इस तरीके से बिहार का जो है प्राकृतिक विभाजन किया गया है। अगला बिहार की जो प्राकृतिक संरचना है, तो उत्तर के मैदानी भाग में क्या है, तो उत्तरी बिहार का मैदानी भाग या घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी नदी का अपवाद क्षेत्र है। जो उत्तरी बिहार वाला है मैदानी क्षेत्र, उसमें घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और इधर महानंदा का भी जो एरिया है ये सब आता है। यह बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो खास करके इधर वाला जो एरिया है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, निम्न दोआब है। घाघरा गंडक दोआब इधर पड़ता है। गंडक कोसी दोआब तो गंडक से कोसी के बीच है। कोसी महानंदा दोआब कोसी और महानंदा के बीच में है। फिर दक्षिणी बिहार का मैदानी भाग जो है यह गंगा के दक्षिणी तट से झारखंड के छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। दक्षिणी मैदान की ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है। बिहार में इस तरीके से है, जो उत्तरी नदियां हैं, यानी कि उत्तरी मैदान की जो ढाल देखें तो ये दक्षिण की तरफ है। और जो दक्षिणी मैदान है बिहार का, उसकी जो ढाल है ये उत्तर की तरफ है। तो क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर है या 3 भागों में विभाजित है। गंगा सोन दोआब इस तरीके से, मगध का मैदान इस पूरा ये वाला एरिया, और जो अंग का मैदान है इधर साइड है, मुंगेर भागलपुर इधर साइड वाला जो जमुई वाला एरिया है उधर साइड है। फिर क्या है, उत्तरी मैदानी भाग के दोआब बाढ़ से अधिक प्रभावित होती हैं क्योंकि इनकी नदियाँ वर्ष भर सक्रिय रहती हैं। तो खास करके गंडक हो गई, कोसी हो गई, घाघरा हो गई, गंगा हो गई, इन नदियों से बाढ़ ज़्यादा आती है। फिर दक्षिणी बिहार, वैसे कोसी को बिहार का शोक कहते भी इसीलिए है। अगला दक्षिणी बिहार का मैदानी भाग जो है यह गंगा के दक्षिणी तट से झारखंड के छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। दक्षिणी मैदान की जो ढाल है क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर है या 3 भागों में विभाजित है। तो गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान जो है। तो नोट क्या है कि दक्षिणी बिहार का मैदानी भाग बाढ़ के अधिक प्रभाव से ग्रसित नहीं होता है क्योंकि इनकी अधिकतर नदियां पठारी हैं और कम जल का वहन करती हैं। तो बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उत्तरी जो भाग है एक ही समय में देखा जाएगा कि जहाँ बाढ़ से ग्रसित है उसी समय बिहार का जो दक्षिणी भाग है वो सूखे से प्रभावित रहता है। बिहार में जो पठारी भाग है, तो बिहार दक्षिण के पठारी भाग में नीस, शिष्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है। इसमें गया, मंदर, बराबर, गंगेश्वरी, राजगीर आदि की पहाड़ियाँ शामिल है। यह मुख्य रूप से छोटा नागपुर और कैमूर का पठार का भाग है। तो छोटा नागपुर और कैमूर का पठार भाग का है दक्षिण जो बिहार है वो। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 150 से लेकर 300 मीटर तक है। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में आर्कियन, नीस और ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि कैमूर पठार में बलुआ पत्थर विद्यमान है। आगे देखते हैं बिहार में जो नदियाँ दी हैं उनका क्या क्या है। तो सबसे उत्तरी बिहार में क्या है, गंडक नदी जो है इसका उद्गम स्थल क्या है, नेपाल हिमालय है। संगम स्थल क्या है, तो सोनपुर में ये
पहलेजा घाट में गंगा नदी के पास, मतलब पहलेजा घाट के पास एक गंगा नदी मिल जाती है जो गंडक नदी है। तो गंडक नदी अगर देखें तो ये नेपाल जो है, नेपाल और यूपी का कुछ भाग, यूपी से होकर के फिर बिहार जो है, इस तरीके से एक बार यूपी विशेष में क्वेश्चन भी आया है। तो ये नेपाल, मतलब यूपी और नेपाल की सीमा बनाती है गंडक नदी। फिर बूढ़ी गंडक जो है उद्गम स्थान क्या है, तो चौतरवा सोमेश्वर पहाड़ी। संगम स्थान क्या है, तो खगड़िया जिला जो है गंगा नदी मिल जाती है। तो जो बूढ़ी गंडक है ये खगड़िया जिला के पास गंगा में मिल जाती है। बागमती क्या है, तो शिवपुरी श्रेणी से नेपाल से निकलती है ये भी। संगम स्थान क्या है, तो बदला घाट जो है कोसी नदी में मिल जाती है। कमला नदी क्या है, तो उद्गम स्थान इसका महाभारत श्रेणी नेपाल में है। संगम स्थान क्या है, तो बदला घाट ये भी कोसी नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं कोसी नदी उद्गम स्थान क्या है, तो गोसाई नाथ नामक स्थान से निकलती है और कुर्सेला नामक गंगा जो स्थान है वहाँ गंगा में मिल जाती है। फिर महानंदा देखें तो उद्गम स्थान क्या है, तो इसका है कुर्सी ओंग यानी कि दार्जिलिंग से निकलती है ये। संगम स्थान क्या है, तो बंगाल की खाड़ी में क्या क्या है, तो ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। मोदागिरी जो गोदागिरी है वहाँ मिल जाती है। तो बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश के क्या है, तो गोदागिरी गंगा नदी में मिल जाती है। तो महानंदा लास्ट में जाके मिलती है, लेकिन महानंदा बिहार से होके जाती है, ये चीज़ है। गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर उसके बाद बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। उसके बाद में इधर घाघरा सरयू जो है उद्गम स्थान क्या है, तो नामपा नेपाल में है। इसका जो संगम स्थान कहाँ है, तो छपरा के निकट या गंगा में मिल जाती है। कौन, घाघरा और सरयू जो है। उसके बाद में कर्मनाशा नदी, ये इधर से आकर के बिहार में एंटर करती है, यूपी से आकर के। फिर सोन नदी जो है ये उद्गम स्थान अमरकंटक मध्य प्रदेश से होकर के अनूपपुर जिला, अमरकंटक जो श्रेणी है वो अनूपपुर जिला से निकलती है। संगम स्थान क्या है, तो पटना के मनेर गांव में ये गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी, एक उद्गम स्थान छोटा नागपुर का पठार है, पलामू जिला यानी कि। फिर संगम स्थान पटना के फतुहा में गंगा नदी से मिल जाती है। तो पुनपुन जो है फतुहा में मिलती है गंगा से। फल्गु क्या, तो उद्गम स्थान का इसका छोटा नागपुर का पठार है, यानी कि पलामू जिला से भी निकलती है। ये भी पुनपुन नदी जो है ये पुनपुन में मिल जाती है। तो फल्गु नदी जो है पुनपुन की सहायक नदी है, यहाँ पे मिल जाती है दोनों। किउल नदी देखेंगे तो गिरिडीह यानी कि तीसरी पहाड़ी से निकलती है। संगम स्थान क्या है, तो सूरजगढ़ा जो लखीसराय है जिला, वहाँ गंगा नदी में मिल जाती है ये किउल नदी। उसके अजय नदी जो है इसका इसका क्या दिया है, इसका ज़्यादा नहीं दिया है। गंगा नदी क्या है, तो उद्गम स्थान गंगोत्री यानी कि उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तरकाशी जिला से। मोहना स्थल क्या है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो इस तरीके से जो बिहार में नदियाँ दी हैं उनका दिया है पश्चिम से पूरब, और दक्षिण में भी पश्चिम से पूरब क्रम दिया है। कौन सी नदी कहाँ आकर के किससे मिलती है। तो बिहार में नदियों का जो सिस्टम है वो यहाँ दिया गया है। उत्तर बिहार की नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी एवं महानंदा। तो घाघरा पहले पड़ती है, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, कमला, फिर कोसी, फिर महानंदा। दक्षिण बिहार की नदियों का पूर्व से पश्चिम जो क्रम दिया गया है, तो इसमें हम देखेंगे कि अजय जो है, फिर किऊल, फल्गु, सकरी, धाधर यानी कि घाघर, फिर पुनपुन, सोन एवं कर्मनाशा नदियाँ जो है ये पूर्व से पश्चिम दिया है दक्षिण वाली नदियों का, और जो उत्तर वाली नदियाँ है उनका पश्चिम से पूर्व दिया है। गंगा नदी क्या है, तो उद्गम गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। मोहना स्थल क्या है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर ये समुद्र से मिल जाती है। फिर कुल लंबाई कितनी, 2525 किलोमीटर है। बिहार में लंबाई इसकी कितनी है, तो 445 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के 12 जिलों से गुजरती है, ये भी पूछा गया है। बिहार गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 12 जिलों से होकर गुजरती है। पीवाईक्यू में भी आता है ये। बिहार में प्रवेश, तो बक्सर जिला, चौसा, यानी कि बक्सर जिले से गंगा नदी जो है बिहार में प्रवेश करती है। घाघरा नदी उद्गम क्या है, तो नामपा नेपाल से है। संगम स्थान क्या है, तो छपरा के निकट या गंगा में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में यह बाढ़ का कारण भी बनती है। घाघरा नदी जो है उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ का कारण बनती है। दूसरा क्या है, तो दूसरा नाम इसको सरयू नदी भी कहते हैं। तो यह अयोध्या वाली जो क्षेत्र है वहाँ से होकर के जाती है। बिहार में प्रदेश जो प्रवेश करती है, तो सारण जिले से बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में इसकी लंबाई जो है 83 किलोमीटर ही है। अगली है गंडक नदी। तो गंडक नदी जो है उद्गम स्थल नेपाल हिमालय है। संगम स्थान क्या है, तो सोनपुर पहलेजा घाट के पास गंगा नदी में मिल जाती है। पुराना नाम क्या है, तो सदानीरा है गंडक नदी का। अन्य नाम क्या है, तो शालिग्राम या नारायणी है। वाल्मीकि नगर में बैराज के कारण बाढ़ नहीं आती है। गंडक नदी का जो नाम सदानीरा है ये आता है, ऋग्वैदिक नदियाँ हैं और उसमें स्थान पूछा जाता है। फिर बिहार में प्रवेश किया, तो पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर। बूढ़ी गंडक नदी जो है उद्गम स्थान इसका देखेंगे तो चौतरवा सोमेश्वर की पहाड़ियों में है। संगम स्थान क्या है, तो खगड़िया जिला, गंगा नदी में मिलती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 320 किलोमीटर है। अन्य नाम क्या है, तो सिकराना है। बिहार में उद्गम बिहार में ही समाप्त हो जाता है।
फिर बागमती नदी क्या है, तो उद्गम स्थान इसका शिवपुरी है, नेपाल श्रेणी से निकलती है, मतलब शिवपुरी श्रेणी से नेपाल में निकलती है। संगम स्थान क्या है, तो बदला घाट कोसी नदी में मिल जाती है, इसकी लंबाई 589 किलोमीटर है। कमला नदी क्या है, तो उद्गम स्थान महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। संगम स्थान क्या है, तो बदला घाट कोसी नदी में मिल जाती है। कोसी नदी क्या है, तो उद्गम स्थान गोसाईनाथ नामक स्थान से निकलती है। संगम स्थान क्या है, तो कुरुसेला गंगा नदी के में मिल जाती है। फिर इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ये सही बात है। सबसे ज़्यादा बिहार में बाढ़ का कारण यही बनती है। बिहार में प्रवेश क्या है, तो सीतामढ़ी जिले से करती है। उत्तरी बिहार की सबसे लंबी नदी जो है 120 किलोमीटर लगभग ये सीमा मतलब क्षेत्र में फैलती है। अगला देखें बिहार में नदियों का और जो क्रम दिया गया है, तो महानदी जो है बिहार में उद्गम स्थान इसका क्या है, तो कुर्सेओंग दार्जिलिंग से निकलती है। संगम स्थान क्या है, तो बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश के गोदावरी में ये गंगा नदी से मिल जाती है। फिर यह उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। फिर यह गंगा में बाएं से मिलने वाली अंतिम नदी है। तो बाएं से बिहार के अगर क्रम में देखें तो ये दाएं वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां। तो बाएं क्षेत्र में मिलने वाली जो है अंतिम नदी है ये। यह गंगा में अंतिम नदी है। बिहार में प्रवेश किशनगंज में जिले करती है, जो किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है बिहार का, वहाँ से ये प्रवेश करती है। सोन नदी क्या है, तो उद्गम स्थान अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश का है, वहाँ की अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। संगम स्थान क्या है, तो पटना के मनेर गांव में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में इसकी जो लंबाई है सबसे ज़्यादा है, कितनी 760 किलोमीटर है। तो काफ़ी लंबी नदी है। सोन नदी जो है दक्षिणी नदियों में सबसे लंबी नदी है। बिहार में प्रवेश रोहतास जिले में करती है ये। फिर पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थान छोटा नागपुर का पठार पलामू जिला है, झारखंड वाला। संगम स्थान क्या है, तो पटना के फदुआ में गंगा नदी में मिल जाती है। अगली है फल्गु नदी। इसका उद्गम स्थान कौन सा है, तो छोटा नागपुर का पठार पलामू जिला ये भी है। संगम स्थान क्या है, तो पुनपुन नदी है। इसकी मुख्य धारा निरंजना कहलाती है। जो निरंजना याद होगा महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है ये, जो बोध गया के पास मोहना नदी से मिलती है। तो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर ही जो महात्मा बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। फिर है क्यूल नदी। उद्गम स्थान क्या है, तो गिरिडीह है, तीसरी पहाड़ी से निकलती है इसकी। संगम स्थान क्या है, तो सूरजगढ़ा लखीसराय गंगा नदी के तट पर है, गंगा नदी में वही मिलती है। फिर बिहार में प्रवेश तो जमुई जिले से करती है ये। फिर गर्म जल स्रोत कौन कौन से हैं बिहार में, ये देख लेते हैं। तो संख्या राजगीर मुंगेर ब्रह्मकुंड, राजगीर में ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, नानकुंड, नानक कुंड और गोमुख मुखदुम कुंड नाम है इसका। मुंगेर में सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है, लक्ष्मण कुंड है और ऋषि कुंड है। राजगीर में यहाँ पर कुंड का ताप वर्ष भर 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। मुंगेर में यहाँ पर कुंड का ताप 58 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इसके अतिरिक्त भी बिहार राज्य के अनेक गर्म कुंड विद्यमान हैं, लेकिन इन दो जिलों में राजगीर और बिहार मुंगेर जिलों में, तो इसके प्रमुख स्थलों में मुख्य क्या है, राजगीर और बिहार है, मुंगेर है। तो बिहार में जो गर्म जल के स्रोत हैं तो राजगीर और मुंगेर जिलों में ही, दो ही में ज़्यादा पाए जाते हैं। उनका दिया है कौन कौन से, तो ब्रह्मकुंड में, राजगीर के ब्रह्मकुंड में सूर्यकुंड, तो ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड या मुगदुम कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड जो है ये मुंगेर में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं बिहार में जो बाढ़ आती है उसका दिया है विवरण। तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2/3 भाग जो है बाढ़ प्रभावित है। बिहार के उत्तरी भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियां बाढ़ का मुख्य कारण है, वहीं दक्षिणी भाग में वर्षा होने के कारण नदियां बाढ़ का कारण बनती हैं। तो बिहार में देखें, उत्तरी बिहार में है, नेपाल से आने वाली नदियां जो हैं ये बाढ़ का कारण बनती हैं। और दक्षिणी राज्यों में जिलों में देखें तो जो वर्षा होती है, वर्षा का जो पानी होता है, क्योंकि बिहार की ढाल अगर देखें तो इस तरीके से उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, तो बीच में एक तरीके से गड्ढा टाइप का जो रहता है, इधर की तरफ ज़्यादा भागती नदियाँ। इसी वजह से जो बिहार का मध्य बिहार है मैदान, वो बाढ़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित रहता है। फिर कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फिर 1975 में पटना में बाढ़ के बाद गंगा का तटबंध निर्माण हुआ था। जो गंगा का तटबांध बनाया गया था 1975 में, पटना में बाढ़ आई थी उसी के बाद बनाया गया था। अगला भारत के कुल बाढ़ क्षेत्र का कितना 17.2% भाग बिहार में, तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का कुल बाढ़ क्षेत्र का कितना प्रतिशत बिहार में है, तो 17.2% है। बिहार में अधिकतम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ये वाला एरिया जो कवर किया गया है डार्क ब्लैक से, ये पूरा एरिया जो है बाढ़ प्रभावित है। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, अररिया का अलग नहीं है, कटिहार और भागलपुर। इस तरीके से जो उत्तरी बिहार वाला एरिया है उसमें कि ये जिले ज़्यादा बाढ़ प्रभावित हैं। अगला बिहार में जो नदी परियोजनाएं हैं
उनका दिया गया है, कौन कौन सी नदी परियोजना कब बनी है। तो कोसी कोसी नदी परियोजना 1954 में बनी थी। पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर, ये तीन नहरें इसे निकाली गई कोसी परियोजना में। तो पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर कोसी नहर कोसी नदी से निकाली गई हैं। ये कमला नदी है, कोसी नदी है, महानंदा है, बागमती है, बूढ़ी गंडक है, गंडक है। तो गंडक परियोजना 1959 में बनी थी। उसके बाद ये पूर्वी त्रिवेणी नहर और पश्चिमी त्रिवेणी नहर। तो गंडक परियोजना से 2 नहरें निकाली गई, पूर्वी त्रिवेणी नहर और पश्चिमी त्रिवेणी नहर। और कोसी से 3 है, तो पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और राजपुर नहर। घाघरा व सरयू नदी है, कर्मनाशा है। सोन नदी परियोजना जो है सबसे पुरानी है, तो बिहार की सबसे पुरानी है। कितनी? 1874 ईस्वी में बनी थी, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। तो इससे 2 नहरें, पूर्वी और पश्चिमी सोन नहर निकाली गई। 1874 में ये बनी थी। फिर उसके बाद में नीचे की नदियाँ, सोन नदी है, तो पुनपुन बैराज हम हामिदनगर औरंगाबाद में है। पुनपुन नदी, फल्गु नदी, किऊल, अजय, इस तरीके से बिहार में। तो एक बार क्वेश्चन आया है कि गंगा का कौन सा अपवाद तंत्र नहीं, अजय है, किऊल है, फल्गु है, तो अजय भी इसमें शामिल है। पुनपुन है, सोन है। फिर बिहार में नदी परियोजनाएं दी है, तो सोन नदी परियोजना, ये जो ऊपर हम मैप में देखा है वही वाला नीचे दिया गया है। बाकी ये मैप के माध्यम से भी समझाने का इसमें पूरा प्रयास किया गया है। तो चलो शुरू करते हैं आगे। सोन नदी परियोजना जो है, यह सोन नदी पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना है। 1874 ईस्वी। इसमें 2 नहरें निकलती हैं, कौन सी? तो पहला पूर्वी सोन नहर, दूसरा पश्चिमी सोन नहर। प्रभावित जिला है कौन सा? तो औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद। तो पूर्वी सोन नहर से प्रभावित जिले जो हैं औरंगाबाद है, अरवल है, गया है, जहानाबाद है। फिर दूसरी जो है पश्चिमी सोन नहर है, तो इससे प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? रोहतास है, भोजपुर है और बक्सर है। कोसी परियोजना जो है 1954 में स्थापित हुई थी। भारत नेपाल के मध्य शुरू हुई थी, तो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। 1965 ईस्वी में बनकर तैयार हो गई थी। इससे 3 नहरें निकलती हैं, कौन कौन सी? तो इसमें ये नीचे दी गई हैं। पहला है पूर्वी कोसी नहर, दूसरी है पश्चिमी कोसी नहर, तीसरी है राजपुर नहर। प्रभावित क्षेत्र है, तो हनुमान नगर के पूर्व का जो एरिया है वो पूर्वी कोसी नहर से, हनुमान नगर के पश्चिम का जो एरिया है ये पश्चिमी कोसी से, हनुमान नगर के पूर्व का जो एरिया है ये तीसरा राजपुर जो बनी है उससे प्रभावित होता है। फिर अगली है गंडक नदी परियोजना जो है, इसमें देखें तो यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को लाभ पहुंचता है इससे, तो बिहार, यूपी और नेपाल तीनों को लाभ पहुंचता है। पूर्वी त्रिवेणी नहर, पश्चिमी त्रिवेणी नहर, इससे 2 नहरें निकाली गई हैं। भैंसालोटन नामक स्थान पर 900 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया है, भैंसालोटन पर किया गया है। उत्तरी कोयल नदी, तो भैंसालोटन जो है स्थान पर यहाँ एक बांध भी बना है जो गंडक नदी पर। उत्तरी कोयल नदी परियोजना क्या है? तो इसमें यह एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। तो उत्तरी कोयल नदी जो है ये क्या है? बिहार और झारखंड के मध्य एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। कोयल नदी सोन की सहायक नदी है। पलामू जिले में स्थित मंडल डैम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में किया गया। तो मंडल डैम जो है ये भी नवीन बना है, पलामू जिले में स्थित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगर देखें तो बिहार में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है, इस तरीके से दिया गया है इसमें क्रम। तो खादर मिट्टी जो है, ये जो बिहार वाला जो मध्य भाग है उसमें पाई जाती है। लाल मिट्टी उत्तरी भाग में पाई जाती है, जो इधर किशनगंज, पुरुलिया, अररिया, सुपौल वगैरह जो है, मधुबनी के एरिया जो है, ये तराई वाली मिट्टी जो है इधर पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी जो है ये पश्चिमी चंपारण वाला जो एरिया है वहाँ पाई जाती है। उसके बाद में इधर कौन सी मिट्टी है? तो ये बांगर या बलसुंदरी जो पुरानी मिट्टी है, तो ये कौन सा एरिया है? ये जो खादर वाले एरिया के ऊपर पाई जाती है, यानी कि तराई मिट्टी और खादर वाले के बीच में पाई जाती है बांगर वाली मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी जो है इधर दक्षिणी, जो गंगा के दक्षिण में देखें तो इधर तक दक्षिणी यानी कि मैदान है जो बिहार का, उसमें पाई जाती है लाल और बलुई मिट्टी पाई जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये जो एरिया है कैमूर वाला एरिया जो है, कैमूर वाले एरिया में लाल और बलुई मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में इधर का जो देखें, लाल पीली मिट्टी जो है ये दक्षिणी बिहार में पाई जाती है, पठारी वाला जो एरिया है। उसके बाद में जो दक्षिण मैदानी भाग है उसमें कौन कौन सी है? तो करेल, केवाल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर टॉल मिट्टी कहाँ? तो ये जो बिल्कुल गंगा से लगा हुआ एरिया वाला है दक्षिण वाला, वहाँ टॉल मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरीके से बिहार में इधर दिया भी है। तराई क्षेत्र में तराई मिट्टी कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण, किशनगंज में। उसके बाद बांगर मिट्टी मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खादर, बाढ़ का मैदान जो एरिया है, खादर मिट्टी वहाँ पाई जाती है। करेल, केवाल, गया, पटना, नालंदा में। टॉल मिट्टी कहाँ? तो गंगा के दक्षिण में पाई जाती है। लाल बलुई मिट्टी
रोहतास एवं कैमूर जिलों में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी जो है ये जमुई, मुंगेर, बांका में पाई जाती है। और पर्वतीय मिट्टी सोमेश्वर के दक्षिण में जो क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण वाला, वहाँ पाई जाती है। बिहार में अन्य मिट्टियों के बारे में अन्य जो दिए हैं, तो बिहार में मुख्य रूप से 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, अवशिष्ट मिट्टियाँ और अपोर मिट्टियाँ। अवशिष्ट मिट्टियाँ कौन है? वह मिट्टियाँ जिनका निर्माण स्थल पर मौजूद चट्टानों से हुआ हो। अपोर मिट्टियाँ क्या? तो यह मिट्टी अवशिष्ट के विपरीत प्रवाहित होकर बनती है, जो मुख्यतः गंगा मैदान में पाई जाती है। तो जो अपोर मिट्टियाँ हैं, ये गंगा के मैदान में पाई जाती हैं। जो स्थल पर मौजूद चट्टानें हैं, जिनका निर्माण हुआ, ये अवशिष्ट मिट्टियाँ हैं। अवशिष्ट मिट्टियाँ वही भी होती हैं जो पहले से हो, उसमें उसके अवशेष से बनी हो। भौतिक, रासायनिक तथा संरचना के आधार पर बिहार की मिट्टियाँ निम्न प्रकार की हैं। तराई क्षेत्र की मिट्टी, तो बिहार की उत्तरी सीमा के साथ साथ पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर तक की चौड़ी पट्टी के रूप में विद्यमान है। वैसे इसमें देखें तो एक तरीके से आपका रिवीजन साथ-साथ होता चल रहा है। पहले मैप से ऊपर बताया गया है, उसके बाद में उसका पूरा जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इसके लिए अगर ये वीडियो 1 से 2 बार अच्छे से देख लिया जाए, तो जो बिहार स्पेशल का पूरा पोर्शन है, वो आसानी से कवर किया जा सकेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ हैं, उसमें क्या है, तो ये उत्तरी सीमा के साथ-साथ पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक वाला जो एरिया है, तराई की मिट्टियाँ पाई जाती है। 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी है, पट्टी फैली है। इसका रंग जो है भूरा एवं पीला होता है। इसमें कंकर एवं रेत की मात्रा अधिक होती है। भांगर मिट्टी या बलसुंधरी मिट्टी इनको कहा जाता है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। इसका विस्तार तराई के दक्षिण में पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। इसकी प्रकृति क्षारीय है, इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसका रंग हल्का भूरा होता है। फिर ताल या टॉल मिट्टी जो है, तो क्या है, गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है ये। यह मोटे कण वाली मिट्टी जो होती है, टॉल मिट्टी जो है, या ताल मिट्टी कहें। फिर यहाँ वर्षा जल के भरे होने के कारण यह खरीफ फसल हेतु उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पानी भरा रहता है, इस वजह से ये खरीफ फसल हेतु उपयुक्त नहीं मानी जाती है। आगे देखिए, तो यह अधिक उर्वरक मिट्टियों में से एक है। तो जो ताल या टॉल मिट्टी है, ये उर्वरक जगह काफ़ी ज़्यादा है। फिर खादर मिट्टियों को देखें, तो यह नवीन जलोढ़ की मिट्टियाँ हैं। इसका विस्तार बांगर खादर के दक्षिणी एरिया में होता है। जो बांगर मिट्टियाँ हैं या भांगर, उनके दक्षिण वाला जो है, उसमें इनका विस्तार है, ऊपर दिया है मैप में। इसकी प्रकृति की गैर क्षारीय तथा अधिक उपजाऊ है। इसका रंग गाढ़ा भूरा होता है। फिर है करेल या केवाल या पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ क्या है, तो इनका विस्तार जो है गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग रोहतास से भागलपुर तक है। करेल मिट्टी में क्षारीय गुण है, केवाल मिट्टी में अम्लीय गुण होते हैं। फिर बलथर मिट्टी कौन सी है? कैमूर के से राजमहल तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का विस्तार है इसका। और इसकी उर्वरता जो है कम है। इसकी प्रकृति जो क्या होती है, अम्लीय होती है, अम्लीय तरीके की मिट्टी होती है। बिहार में फिर जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, ये भी देख लेते हैं। तो इसका मैप बड़ा कर लें। संथाल जो है पुरलिया, कटिहार, फिर सहरसा, भागलपुर, यो इन वाले जो एरिया हैं, यहाँ कौन सी संथाल पाए जाते हैं। उसके बाद में कोरा जो जनजाति है, तो ये कटिहार, मुंगेर और जमुई जिलों में पाई जाती है। तो पूर्णिया, सहरसा और कटिहार में कौन-कौन सी पाई जाती है, तो संथाल पाई जाती है। कटिहार, मुंगेर और जमुई में कोरा जनजाति पाई जाती है। उसके बाद में गोराइत, चेरा, कोरवा कहाँ-कहाँ? भोजपुर में पाई जाती हैं। तो बक्सर में मुंडा, उरांव, कहाँ? तो मुंडा पाई जाती है कहाँ? बक्सर में। उरांव जो है बक्सर, रोहतास और कैमूर तीनों जिलों में पाई जाती है। फिर खैरवार रोहतास में पाई जाती है, तो रोहतास में और भी कई हैं। उरांव, चेरो, मुंडा, कोरवा, ये सारी रोहतास में भी पाई जाती हैं। तो इधर ये क्रम भी दिया है, कहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो उरांव जो जनजाति कहाँ? रोहतास, बक्सर और भभुआ में पाई जाती है। कोरा जनजाति मुंगेर, जमुई, कटिहार में। खैरवार जनजाति कहाँ? तो रोहतास में पाई जाती है। गोराइयत जनजाति कहाँ है? तो भोजपुर में पाई जाती है। चेरा रोहतास, भोजपुर और मुंगेर में। संथाल पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा में। कोरवा कहाँ पाई जाती है? तो रोहतास, भोजपुर एवं पूर्णिया में। फिर कोरा कहाँ पाई जाती है? तो मुंगेर, जमुई तथा कटिहार में पाई जाती हैं। उसके बाद में मुंडा कहाँ पाई जाती है? तो रोहतास, कैमूर, बक्सर और पुरुलिया जिले में पाई जाती हैं। आगे बिहार में जनजातियों का जो है वो सही से डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे, कौन कौन सी। तो उरांव जनजाति, यह एक प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और द्रविड़ से संबंधित जनजाति है। यह मुख्य रूप से रोहतास, बक्सर, भभुआ, चंपारण आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। यह बोंगावाद, हिंदूवाद एवं ईसाई धर्म से प्रभावित है। तो सिंगा बोंगा जो है, इनमें देवता है बोंगावाद। कोरा क्या? तो यह बिहार के मुंगेर, जमुई तथा कटिहार क्षेत्र में मुख्यतः दक्षिणी बिहार में पाए जाते हैं। इनकी अधिक जनसंख्या कहाँ है? तो झारखंड में है कोरा जनजाति की। मुंडारी, सदानी इनकी प्रमुख भाषा है। तो मुंडारी और सदानी जो भाषा है, प्रमुख इनकी भाषा है। कृषि, वन उत्पाद एवं मजदूरी इनकी प्रमुख आजीविका का साधन है। खैरवार जनजाति बिहार के रोहतास जिले में पाई जाती है। ये जनजाति क्या है? तो खैर घास की पूजा किया करते हैं।
इनकी जो भाषा क्या है तो मुंदरी है। जो खैरवाड़ जनजाति है उनकी भाषा कौन सी है? मुंदरी है। कृषि एवं पशुपालन इनकी मुख्य आजीविका का साधन है। कोरबा जनजाति कहाँ है? तो यह रोहतास, भोजपुर एवं पुरुलिया में पाई जाती है। यह भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार से संबंधित है। इसकी जनसंख्या में निरंतर कमी आई है, तो इनकी जनसंख्या जो है घट रही है, देखा जा रहा है। फिर है गोराइयत। गोराइयत कहाँ की है? तो बिहार के भोजपुर के साथ साथ झारखंड में भी इनकी जनसंख्या पाई जाती है, मतलब जनजाति की बहुलता देखी जाती है। यह भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तो ज़्यादातर बिहार में जो जनजातियाँ हैं वो सारी की सारी कहाँ? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार से संबंधित हैं। फिर चेरो, इनकी जनसंख्या कहाँ? रोहतास, भोजपुर या मुंगेर में पाई जाती है। ये स्वयं को क्षत्रिय एवं चौहान वंश से संबंधित मानते हैं, साथ ही स्वयं को चंद्रवंशी मानते हैं। तो चेरो जो है ये स्वयं को चंद्रवंशी मानते हैं। संथाल ये संथाल विद्रोह जो हुआ था बिहार, खास करके उस समय झारखंड की जगह पे जो बिहार था ये तो बहुत फेमस रहा था। तो संथाल परगना वाला जो एरिया है यह पुरुलिया, भागलपुर, सहरसा आदि के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार का हिस्सा है। ये मुंडा की भाषा से जो ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित है, मुंडा भाषा बोलते हैं। 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया। तो मुंडा की जो भाषा है कौन है? ऑस्ट्रो एशियाटिक है। और संथाली जो है, संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। सिंह बोगा इनके देवता हैं। संथाली भाषा को 92वां जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ था उसके तहत 4 भाषाएं शामिल की गई थी, तो संथाली भी उनमें से एक थी। उनमें 4 कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली शामिल की गई थी। तो मैथिली जो है बिहार की भाषा और संथाली ये दोनों भाषाएं 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल की गई थी 8वीं अनुसूची में। तो ये जी उसका भी क्वेश्चन हो गया क्वालिटी का। मुंडा जो है तो यह रोहतास, कैमूर, बक्सर और पुरुलिया में मुख्य रूप से पाई जाती है। उसके बाद में यह भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार से संबंधित है। ये मुंदर और सदानी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो मुंदर और सदानी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। खूट-कट्टी प्रथा इनकी आजीविका का मुख्य साधन है। जो सम्मिलित खेती की प्रथा है उसको खूट-कट्टी कहा जाता है। मुंडा जो विद्रोह हुआ था 1899 और 95 में जो इसकी शुरुआत हुई थी, तो वो इसी प्रथा के विरोध में, मतलब जो शोषण था उसको लेकर शुरू हुई थी। खूट-कट्टी का स्थानांतरण कृषि से संबंधित है। सिंह भोगा इनके सर्वोच्च देवता हैं। जो सिंह भोगा हैं इनके सर्वोच्च देवता हैं। बिहार में जनसंख्या में नगरीकरण है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा विस्तृत में रहेगा, लेकिन अभी जो ये सामान्य परिचय है ये बहुत शानदार तरीके से इसमें मैप के माध्यम से दिया गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें, ठीक है? तो शुरू करते हैं। अनुसूचित सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण जिला जो है यहाँ सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ पाया जाता है? गोपालगंज में 1021 है जो कि सर्वाधिक लिंगानुपात। उसका सर्वाधिक घनत्व कहाँ? तो 1880 शिवहर में। सर्वाधिक जो जनघनत्व है बिहार में कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ? शिवहर में पाया जाता है। 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम शहरीकरण कहाँ है? समस्तीपुर में है। बिहार का जो न्यूनतम शहरीकरण कहाँ? समस्तीपुर में है। न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है? तो किशनगंज में न्यूनतम अनुसूचित जाति पाई जाती है। न्यूनतम साक्षरता बिहार में तो पूर्णिया में है 51 दशमलव कितनी 1% है। न्यूनतम साक्षरता बिहार में कहाँ है? पूर्णिया में है। फिर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये खगड़िया में पाई जाती है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ है? खगड़िया में पाई जाती है। न्यूनतम लिंगानुपात बिहार में कहाँ पाया जाता है? तो मुंगेर में पाया जाता है 876। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में 1021 है और न्यूनतम कहाँ है? तो ये मुंगेर में है कितना? 876 है। उसके बाद में है न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? तो शेखपुरा में है। और न्यूनतम शहरीकरण कहाँ है? तो समस्तीपुर में है। उसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है? तो गया में पाई जाती है कितना? 30.39% इनकी आबादी है। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है? तो 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कहाँ है? तो ये कैमूर में है। और सबसे ज़्यादा कहाँ देखे थे जनघनत्व कहाँ था? ये सर्वाधिक जनघनत्व 1880 था, शिवहर में है। और न्यूनतम कहाँ है? कैमूर में है। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? तो ये 73.4% है, तो रोहतास में। और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है? तो ये पूर्णिया में है। पूर्णिया जिला में है न्यूनतम साक्षरता 51.1%। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? तो 73.4% रोहतास में है। तो इस तरीके से बिहार के जो इम्पोर्टेंट कुछ नगरीकरण और जनसंख्या से रिलेटेड वाले फैक्ट थे वो मैप के माध्यम से देखे। अब हमको आगे देखते हैं कि कुल जनसंख्या बिहार में कितनी है। तो जनसंख्या में नगरीकरण के आंकड़े दिए गए हैं। तो बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452 व्यक्ति। फिर भारत के टोटल जनसंख्या कितनी है? तो 1,21,08,54,977 व्यक्ति। पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो 52.14% है। भारत में भी देखें तो 51.54% है। ये इसका एक तरीके से भारत से कंपेयर करके भी दे दिया है। तो बिहार में जो पुरुष जनसंख्या 52.14%,
बिहार में, और भारत में कितनी है तो 51.54%। महिला जनसंख्या बिहार में 47.86% है। महिला जनसंख्या भारत में कितनी है तो 48.46% है। कुल साक्षरता दर कितनी है तो बिहार की 61.8% है, और जो भारत में कितनी साक्षरता दर है तो 74.04% है। ये जो जनगणना वाले आंकड़े हैं, ये सीधे-सीधे पहुँच देता है, तो इनको कोई चारा नहीं, जितनी बार हो सके वीडियो देखिए। बाकी हो सकेगा तो हम इसका एक शॉर्ट मतलब छोटा वीडियो भी बना देंगे जनगणना और नगरीकरण वाला खास करके। कुल ग्रामीण जनसंख्या क्या है तो 88.7% है। उसके बाद भारत की कितना है 68% तो बिहार का जो ग्रामीण जनसंख्या है कितनी 88.7%, तो नगरीय जनसंख्या कितनी हो गई 11.3% ही रह गई। भारत की कितनी है 31 वैसे 2 दिया है, लेकिन अगर डाटा दे देता है इनमें से कोई नहीं तो 31.16% है जो भारत की नगरीकरण है। कुल महिला साक्षरता कितनी है तो 51.5% है, और भारत में कितनी है तो 65.42% है। उसके बाद कुल पुरुष साक्षरता बिहार में 71.2% है, और भारत में कितनी है तो 82.4% है। उसके बाद में कुल कुल जो ग्रामीण साक्षरता दी है वो बिहार में 59.8% है, भारत में 67.3% है। कुल शहरी साक्षरता तो 76.9% है, और भारत में कितनी है तो 84.1% है। लिंगानुपात कितना है 918 है बिहार में, 943 भारत का है। शिशु लिंगानुपात 935 है बिहार का, 919 भारत का है। तो भारत से बिहार का लिंगानुपात जो शिशु लिंगानुपात है वो ज़्यादा है। 10 की वृद्धि दर बिहार की ज़्यादा रही थी, तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। 10 की वृद्धि दर बिहार की कितनी है तो 25.42% है। 17.7% भारत की है। घनत्व कितना है तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और भारत का कितना है तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनघनत्व के मामले में जो बिहार है भारत में फर्स्ट स्थान पर है, पहले स्थान पर है। अनुसूचित जातियों के मामले में 15.72% मतलब जनसंख्या है, और भारत की कितनी है तो 16.6% अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जनजातियाँ जो है बिहार में 1.3% है, भारत में टोटल कितनी है 8.6% है। आगे देखें तो जनगणना और जनसंख्या और नगरीकरण से और भी आंकड़े दिए गए हैं। पहला दूसरा जिला तो बिहार में दिया है पैमाना, पैमाने के आधार पर जो पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन सा जिला, तीसरे नंबर पे। तो सर्वाधिक जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है तो बिहार में पटना पहले पे, पूर्वी चंपारण दूसरे पे है, और मुजफ्फरपुर तीसरे पर है। न्यूनतम जनसंख्या क्या है तो शेखपुरा में है पहले पे, दूसरे पे शिवहर है और तीसरे पे अरवल है। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है तो रोहतास में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। उसके बाद पटना है दूसरे पे, तीसरे भोजपुर है। भोजपुर जो है इसको आरा भी कहा जाता है। न्यूनतम साक्षरता जो है सबसे कम कहाँ है तो पुरुलिया में है, उसके बाद सीतामढ़ी में है, फिर कटिहार में है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी कहाँ है तो समस्तीपुर में पहले पे, फिर मधुबनी, फिर कैमूर। न्यूनतम ग्रामीण कहाँ तो पटना में है, फिर मुंगेर में, फिर भागलपुर में। उसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है तो गया में सबसे ज़्यादा है, फिर नवादा में, फिर उसके बाद औरंगाबाद में। फिर उसके बाद कह रहा है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति तो किशनगंज में सबसे कम, फिर कटिहार में, फिर भागलपुर में। सर्वाधिक लिंगानुपात तो गोपालगंज का है, कितना था 1021 था। फिर सिवान में, फिर सारण में। तो गोपालगंज में सबसे ज़्यादा, उसके बाद सिवान, फिर सारण। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ तो मुंगेर में है, कितना 800 कुछ था। भागलपुर में फिर दूसरे पे, फिर खगड़िया में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है तो पश्चिमी चंपारण में, कटिहार में और जमुई में। देख लेते हैं कितना था ऊपर दिया भी है, ये दिया है कितना 876 दिया है न्यूनतम लिंगानुपात। फिर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ तो पश्चिमी चंपारण में, कटिहार में, जमुई में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ तो खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद में। सर्वाधिक घनत्व कहाँ तो शिवहर में, फिर पटना में, फिर दरभंगा में। न्यूनतम घनत्व कहाँ है तो कैमूर में है, जमुई में है, उसके बाद बांका में है। फिर आगे कह रहा है कि भारत जो बिहार में खनिज पाए जाते हैं उनका दिया है क्रम। तो इसमें देखते हैं कि नोनिया जनजाति सोरा निकालने का कार्य करती थी। नोनिया जनजाति जो थी, नोनिया आंदोलन भी हुआ है उसके बाद में, लोटा वाला करके कुछ आंदोलन है बिहार में, आधुनिक इतिहास जब होगा तो पढ़ेंगे। वो नोनिया जनजाति से ही संबंधित था। तो पूर्वी चंपारण सोरा कहाँ कहाँ पाया जाता है, पूर्वी चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में और बेगूसराय में सोरा पाया जाता है। चूना पत्थर और पाइराइट कहाँ पाया जाता है तो रोहतास में पाया जाता है। औरंगाबाद में कोयला पाया जाता है। अभ्रक और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है तो गया में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूरेनियम और अभ्रक। नवादा में क्या पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। जमुई में सोना पाया जाता है, सोना भी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। उसके बाद में बॉक्साइट चीनी मिट्टी और गैलन चीनी मिट्टी कहाँ तो बांका और भागलपुर में पाया जाता है चीनी मिट्टी जो है। उसके बाद गैलन जो है ये बांका में, भागलपुर में क्या चीनी मिट्टी पाया जाता है। तो इस तरीके से बिहार में हम देखते हैं खनिजों के मामले में बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
बिहार में खनिज क्या कौन-कौन से, तो इधर दे भी दिया है। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार राज्य में खनिज संपदा की कमी हुई है। इसके बाद भी बिहार के अनेक जिलों में खनिज संसाधन की उपलब्धता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार देखा जाए तो राजगीर के बथानी ज्वालामुखी तलछट, नकिया एवं कबूतर पहाड़ी में सोने की खनिज मिले हैं। तो राजगीर वाला जो एरिया है वहाँ सोने के खनिज मिल की उपलब्धता है। रोहतास के विंध्य क्षेत्र में हीरे के भंडार की पुष्टि की गई है। मुंगेर में सिलिका और बॉक्साइट होने के अनुमान लगाए गए हैं। धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज बिहार में उपलब्ध हैं। चूना पत्थर तो सबसे अधिक रोहतास में मिलता है। यह एक अधात्विक खनिज है। चूनाहट्टन, डेहरी ओन सोन क्षेत्र इसके लिए प्रमुख है। तो चूनाहट्टन और डेहरी ओन सोन क्षेत्र जो है इसके लिए फेमस है। सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है जो चूना पत्थर है। फिर अगला देखें, अभ्रक है। अभ्रक बिहार के नवादा से गिरिडीह झारखंड तक की इसकी विशाल पट्टी पाई जाती है। तो नवादा से गिरिडीह वाला जो एरिया है बिहार में सबसे अधिक नवादा में विद्यमान है अभ्रक। ये विद्युत उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पायराइट तो रोहतास जिले में इसका भंडार अधिक है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग के लिए किया जाता है। रोहतास के अमझोर में यानी कि रोहतास के अमझोर में पीपीसीएल उद्योग उर्वरक के लिए फेमस है ये। तो रोहतास का अमझोर जो क्षेत्र है। सोना जो है करमटिया जमुई जिला जो है करमटिया में सोने का भंडार है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में भी प्लेसर सोल्ट की उपलब्धता प्रमाणित हुई है। तो सोना जो है ये भी पाया जाता है बिहार में। ये है कि पाया जाता है लेकिन उतना जितना झारखंड में उतना ज़्यादा नहीं है। फिर चीनी मिट्टी क्या है, तो भागलपुर और बांका के क्षेत्र में इसकी बहुलता है। फिर यह बर्तन एवं विद्युत प्रतिरोधक वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग होता है। चीनी मिट्टी बॉक्साइट क्या है, तो मुंगेर में इसकी प्रधानता पाई जाती है। बॉक्साइट का इस्तेमाल सबसे अधिक एल्यूमीनियम बनाने में किया जाता है। तो एल्यूमीनियम का अयस्क भी बॉक्साइट है। इसके अतिरिक्त सीमेंट, पेट्रोलियम, स्टील आदि के उपयोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोरा जो है बेगूसराय, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में इसकी बहुलता पाई जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका निर्यात प्रारंभ किया था। इसका मेन उपयोग क्या होता है, तो बम बनाने और उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और अंग्रेजों को तो बम या मतलब बारूद चाहिए होता था इसीलिए। हेमेटाइट क्या है, तो यह एक लौह अयस्क है। भागलपुर के चरलपुर में इसका प्रमुख भंडार है। तो भागलपुर में ही पाया जाता है हेमेटाइट। यहाँ से हेमेटाइट का विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। फिर ये जो अब खनिज पाए जाते हैं कौन कौन से जिले में प्रमुख खनिज पाया जाता है। चूना पत्थर रोहतास में, रोहतास इसके लिए फेमस है। अभ्रक जो है नवादा में। पायराइट जो है रोहतास में पाया जाता है। सोना जो है जमुई में पाया जाता है। चीनी मिट्टी भागलपुर और बांका में पाया जाता है। बॉक्साइट जो है मुंगेर में पाया जाता है। सोरा जो है ये बेगूसराय और समस्तीपुर में पाया जाता है। फिर अगला देखें तो बिहार में जो उद्योग हैं इनकी अवस्थिति क्या क्या है। चलो बिहार के उद्योग जो है इनको पहले उस पर देख लेते हैं, क्या बोलते हैं मैप पर। तो प्लाई का कारखाना कहाँ है बिहार में, वैशाली में है। फिर है क्या, कप कप कपिलंस क्या है, तो ये धातु जो है ये बक्सर में है। उसका सीमेंट का कारखाना कहाँ है, तो रोहतास में है। खनन उद्योग कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। उसके बाद में पटाखा मोकामा में है। जो पटना है, पटना का एरिया क्या है, मोकामा जो है पटना पटाखा के लिए फेमस है। सिंदूर वाला जो है लखीसराय में है कारखाना। बंदूक का कारखाना और सिगरेट का कारखाना कहाँ है, तो मुंगेर में है। मुंगेर जो है बंदूक और सिगरेट के लिए फेमस है। भागलपुर का जो है कारखाना कहाँ है, तो भागलपुर में रेशम के लिए कारखाने लगे हैं। समस्तीपुर में क्या है, तो थर्मल पावर प्लांट लगा है 1962 में। बरौनी वाला जो है ये समस्तीपुर में ही है। तो बरौनी पावर प्लांट जो थर्मल पावर प्लांट है ये कहाँ, समस्तीपुर में ही। कागज़ का कारखाना भी समस्तीपुर और दरभंगा दोनों जगह में है। अब इनको इधर देख लेते हैं कि बरौनी का तेल शोधक कारखाना रूस के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। तो रूस के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1962 में लगाया गया था। बिहार में दवा बनाने का कारखाना हाजीपुर में है। हाजीपुर में रेलवे का जंक्शन भी है बहुत बड़ा। बिहार में कल्याणपुरी सीमेंट का कारखाना बंजारी में स्थित है। रेलवे वैगन प्लांट मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में स्थित है। फिर बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में है। बिहार में सूत कटाई कहाँ, तो भागलपुर, सिवान, पंडौल और गया में है। फिर बिहार में पटसन उद्योग कहाँ है, तो कटिहार और समस्तीपुर में है। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है, तो चीनी उद्योग था। इसका प्रथम मिल की स्थापना 1905 में महरौरा में हुई थी। और 1903 में हुई थी स्थापना कहाँ, यूपी के प्रतापपुर के देवरिया में हुई थी। बिहार में रेल इंजन रिपेयर करने का कारखाना कहाँ है, तो जमालपुर में है। बिहार में झीलें दी हैं कौन कौन सी, तो मैप में पहले देख लेते हैं। ये सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है, तो सहरसा में है। उसके बाद बेगूसराय में कौन सी है, कांवर झील है। कांवर झील बिहार की कौन सी है, तो एकमात्र झील थी फरवरी 2024 तक जो रामसर साइट में शामिल हुई थी। अभी तो 2 और हो गई हैं, नागी और नकटी भी दिया होगा कहीं। फिर घोघा झील कहाँ है, तो घोघा झील कटिहार में है। जगतपुरा झील कहाँ है, तो ये भागलपुर में है। नागी झील जमुई में है, ये भी शामिल हुई है रामसर साइट में। फिर
ये है कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है, तो ये दरभंगा में है। फिर करकटगढ़ झील और तेलहर झील कहाँ है, तो ये कैमूर में है। धुआंकुंड, दुर्गावती और राकिम कुंड कहाँ है, ये सारे इधर रोहतास में पाए जाते हैं। फिर है ककोलत जलप्रपात कहाँ है, ये तो नवादा में है। और नागी और नकटी दोनों जो है जमुई के हैं। ये कहाँ, रामसर साइड। तो बिहार से भी अब 3 रामसर साइट हो गई हैं। तो इसमें इधर मैं जो दिया है इसको देख लेते हैं सीरीज में। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में है। घोंघा झील कहाँ है, कटिहार में है। कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में है। ककोलत झील नवादा में है। जगतपुरा भागलपुर में है। और ये क्या है, करकटगढ़ तेलहर कैमूर में है। उसके बाद में धुआंकुंड, दुर्गावती और राकिम कुंड कहाँ है, रोहतास में है। आगे देखते हैं क्या दिया है। तो वन और झील जो है इनका डिस्क्रिप्शन ज़्यादा दिया है, तो इसको देखते हैं। कांवर झील क्या है, तो बेगूसराय के मंझौल में स्थित है। यह 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। यह प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में आते हैं। तो यहाँ जो प्रवासी पक्षी हैं वो शरद ऋतु में आते हैं। फिर उसका 1989 में इसे पक्षी विहार का दर्जा प्राप्त हुआ था। वर्ष 2020 में इसे रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हो गया था। यह एक क्या है, तो ओक्सो लेक है, ओक्सबो लेक है यह। फिर ऑक्सबो लेक होना चाहिए था, गोखुर झील होती जो है। फिर कुशेश्वर स्थान क्या है, तो यह दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पर स्थित है। यह वर्षा ऋतु में यहाँ वृहद क्षेत्र में फैल जाती है तथा शरद ऋतु में यह कम हो जाती है। तो ये गोखुर झील अगर पूछता है बिहार में कौन सी है, तो ये कांवर झील ही है। जैविक महत्व के साथ धार्मिक महत्व इसका भी है कुशेश्वर स्थान झील का। यह मत्स्य पालन और व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी है। घोघा झील कहाँ है, तो ये कटिहार जिले में स्थित है। कटिहार वाला जो जिला है इधर पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, इधर घोघा झील है। इसके आसपास अनेक छोटी छोटी झीलें हैं। यहाँ भी प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये भी प्रवासी पक्षियों के लिए। यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व जो बिहार का पहला है वो कौन सा है, घोघा झील है। ककोलत जलप्रपात यह नवादा जिले में स्थित है। कोडरमा की पहाड़ियों से निकलती है ये जो जलप्रपात है। यह एक पर्यटन स्थल के रूप में, तो जलप्रपात है, पर्यटन के स्थल रूप में है। सिमरी बख्तियारपुर कहाँ, तो यह सहरसा जिले में स्थित है। अनेक झीलों के मिलने से बनी है यह। इनमें मुख्य कौन है, जमुनिया है, सरदिया है, कुम्भनी है, कुम्भी है। और इसका आकार घोड़े के नाल की तरह। तो घोड़े की नाल की तरह जो झील है कौन सी है, सिमरी बख्तियारपुर है। और गोखुर झील कौन सी है, तो गोखुर झील भी ये कांवर झील है। नागी नकटी, नागी और नकटी दोनों को अभी रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। यह जमुई जिले के झाझा में स्थित है। इसका नाम नदी के नाम पर रखा गया है। इसी नाम पर नागी नकटी डैम स्थित है, तो नागी नकटी डैम भी यहाँ पे स्थित है। यह बिहार का दूसरा और तीसरा रामसर स्थल है। इसे सन 2024 में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। तो ये जो बिहार स्पेशल हम पढ़ा रहे हैं इसमें करंट अफेयर्स भी ऐड किया गया है। जो भी जो आंकड़े हैं वो सारे लेटेस्ट हैं, मतलब बिहार के लिए जो आंकड़े रहेंगे ये लेटेस्ट रहेंगे। ठीक है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये भागलपुर में है। भागलपुर में है। विशेषता क्या है, तो यह अभ्यारण्य गंगा नदी में स्थित है और यहाँ गंगा नदी की दुर्लभ डॉल्फिन पाई जाती है। यह गंगा नदी के जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण है। तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। फिर बिहार में वन जो क्षेत्र है तो कौन कहाँ कहाँ, अति सघन वन, सर्वाधिक अति सघन वन और सर्वाधिक वन, वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो कहाँ तीनों हैं, पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी कि टाइगर रिजर्व, ये भी पश्चिमी चंपारण में है। और बिहार में जो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वो भी पश्चिमी चंपारण में, और अति सघन वन जो पाए जाते हैं वो भी पश्चिमी चंपारण में। तो पश्चिमी चंपारण हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में धनी है। फिर है कुल वन जो है 9722 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। कुल वन वृद्धि कितनी है, तो 1413 वर्ग किलोमीटर की हुई है। उसका सर्वाधिक वन क्षेत्र और सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ है, तो ये कैमूर में है। तो अति सघन वन और सर्वाधिक वन, तो अति सघन सर्वाधिक वन जो है ये कहाँ, ये तो पश्चिमी चंपारण में है। लेकिन सर्वाधिक वन क्षेत्र और सर्वाधिक प्रतिशत वन जो क्षेत्र है वो 31.56% कहाँ है, तो कैमूर में है। सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र भी कैमूर में ही है। उसके बाद कह रहा है कि न्यूनतम जो वन प्रतिशत है, न्यूनतम क्षेत्र के मामले में भी देखें और न्यूनतम वन प्रतिशत जो भी है वो कितना 0.17% है। कहाँ, तो शेखपुरा में है। अब इनको आगे देख लेते हैं। बिहार में वन जो क्षेत्रफल है, सर्वप्रथम 1987 में वन रिपोर्ट को जारी किया गया था। उसके बाद से प्रत्येक 2 वर्ष में इसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। वन सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितना है, तो 7381 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.84% है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद कर लीजिए। कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.84% वन क्षेत्रफल जो है। अति सघन वन 4.5% है, 333 वर्ग किलोमीटर पर है। मध्यम सघन वन कितने हैं, 44.5% यानी कि 3286 वर्ग किलोमीटर पर है। खुले वन कितने, तो 51% है जितना टोटल है, तो
3762 वर्ग किलोमीटर पर है। वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2011 में कितना, तो 1.03% की वृद्धि हुई है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान चंपारण, पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में एक बाघ टाइगर रिजर्व है, तो वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में भी है। बिहार का दूसरा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो कैमूर बाघ आरक्षित क्षेत्र प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। फिर दिसंबर 2023 में बिहार में कुल कितने 54 बाघ थे। भारत में कुल 55 बाघ आरक्षित क्षेत्र, अभी कितने हो गए हैं, 57 हो गए। ये 57वां जो है ये छत्तीसगढ़ का शायद बना है। फिर वीरांगना दुर्गावती जो है टाइगर रिजर्व बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में है, तब से और बन चुके हैं। फिर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व 55वां है बाघ आरक्षित क्षेत्र, जो राजस्थान में है। भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। रायमोना नेशनल पार्क असम में, यह भारत का 106वां राष्ट्रीय उद्यान है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में स्थित है, जिसमें चीता, सांभर, तेंदुआ, हिरण आदि जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो बाघ अभ्यारण्य टोटल कितने हैं, 57 हैं। हाँ, तिमोर पिंगला जो है ये भारत का 57वां जो बना है, तिमोर पिंगला नाम है उसका। ठीक है। अगला क्या, बिहार में वन से रिलेटेड और डाटा दिए गए। तो बिहार में और भारत में वर्ग किलोमीटर में इधर दिया गया है। तो कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है, तो भारत का देखेंगे तो कितना है, 24.6% है। और बिहार का कितना है, तो कुल वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला के 10.3% है। कुल वनावरण की अगर खाली बात करेंगे तो 7.84% है। आंकड़े दोनों इंपॉर्टेंट है, मिलाकर के पूछ देता है, अलग अकेले अकेले भी पूछता है। खाली वनावरण अगर पूछेगा तो 7.84% है बिहार में। और कुल वनावरण एवं वृक्षावरण अगर पूछेगा तो 10.3% है। भारत में वनावरण एवं वृक्षावरण 24.6% है। और खाली वनावरण अगर देखें तो भारत में भी 21.71% है। फिर कुल वृक्षावरण बिहार में तो 2341 वर्ग किलोमीटर, अगर प्रतिशत में देखें तो 2.48% है। भारत में 2.91% है। कुल वृद्धि कितनी हुई, तो बिहार में 413 वर्ग किलोमीटर की हुई, भारत में 2261 किलोमीटर की हुई है। कुल वन में वृद्धि तो 75 वर्ग किलोमीटर की, और भारत में 1540 वर्ग किलोमीटर की। कुल वृक्षावरण में 388 वर्ग किलोमीटर बिहार में हुई है, 338 है, सॉरी 88 नहीं। फिर 721 वर्ग किलोमीटर की भारत में हुई है। अगला है सर्वाधिक वन वाला जिला या राज्य, तो जिला देखेंगे तो बिहार में तो सबसे पहला है कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। भारत में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश पहले पे है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। सबसे कम वन वाला जिला तो बिहार का शेखपुरा है, अरवल है। जहानाबाद शेखपुरम कितना है, तो 0.14 या 1.7 ऐसे करके कुछ दिया है। फिर सर्वाधिक वन वाला जिला तो प्रतिशत के रूप में देखें तो कैमूर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वनावरण है, फिर जमुई है तथा नवादा है। मिजोरम सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला जिला है भारत का, और अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद मेघालय है। 2019 की तुलना में सबसे ज़्यादा समृद्धि वाला कौन जिला है, तो बांका है, जमुई है, गया है। और भारत में देखें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनावरण में वृद्धि हुई है, फिर तेलंगाना है, उसके बाद उड़ीसा है। आगे कह रहा है बिहार में वर्षा का जो वितरण है उसको पहले मैप पर देख लेते हैं कि इसे 160 से वो अधिक 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ कहाँ होती है, तो ये वाला जो एरिया दिया गया है। उसके बाद में फिर कह रहा है 140 से 160 के बीच वाला, तो इधर जो है ये वाला एरिया दिया गया है। 120 से लेकर के और कितनी है, तो 100 इस तरीके वाला जो दिया गया है, ये नीचे वाला दक्षिणी वाला जो एरिया है 900 से 120 के मीटर, तो ये बीच वाला एरिया जो है मध्य। उसके बाद में जो पठारी 100 से कम वाला जो है इधर साइड है। ये तो इधर आंकड़ा देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं बिहार की। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सामान्यतः मध्य जून में होता है। इस मानसून से राज्य के पूर्वी क्षेत्र में 8 जून एवं पश्चिमी क्षेत्र में कितना 15 जून तक वर्षा आरंभ हो जाती है। बिहार में वर्षा सबसे पहले उत्तरी पूर्वी एवं पूर्वी क्षेत्र में होती है, जबकि पठारी क्षेत्र में वर्षा सबसे देर से होती है। तो पठारी जो क्षेत्र है बिहार का, इधर वर्षा सबसे देर में होती है। सबसे अधिक वर्षा जुलाई अगस्त में माह में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का मुख्य कारण क्या है, तो जेट स्ट्रीम का हिमालय के दक्षिण भाग से उत्तर की ओर स्थानांतरण जो है, जो जेट स्ट्रीम चलती है उनका क्या है, हिमालय से और उत्तर में चली जाती है। वहाँ यहाँ क्या निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। इस वजह से जो भारत की स्थिति है ऐसे आने वाली, भारत की अगर देखें तो भारत की स्थिति जो है ऐसे है। तो यहाँ निम्न वायुदाब का जब क्षेत्र क्रिएट हो जाता है उत्तर भारत में, तो दक्षिण पश्चिम से आने वाली इस तरीके से हवाएं अरब सागर से चली जाती है, और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो है इस तरीके से भारत में वर्षा कराती है। तो यही वाला जो पैटर्न है दिया गया है वो
पेन की वजह से साइड हट गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं क्या अगला क्या है। तो दक्षिण पश्चिम आगमन का है, जेट स्ट्रीम से है। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव बिहार में मध्य अक्टूबर तक रहता है। तो वैसे भी उत्तर भारत में अगर देखें तो मध्य अक्टूबर तक रहता है, वही बिहार में भी। इसलिए राज्य में मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक का काल जो है वर्षा ऋतु काल कहलाता है। बिहार में प्रायः उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम में वर्षा में कमी होती है। तो उत्तर से दक्षिण जाओगे तो वर्षा में कमी होगी, और पूर्व से पश्चिम जाओगे तो वर्षा में कमी दिखाई देगी। बिहार में प्रथम क्या क्या है, तो देखें बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री क्या है, तो श्री कृष्ण सिंह हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल क्या है, तो श्री रामदास दौलत राम हैं। बिहार से बनने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। उसके बाद 1900 का कितना 52 से लेकर के 1962 तक करीब बने हैं, 10 साल तक रहे हैं। फिर है पटना उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश, क्या नाम, तो सर एडवर्ड मेनार्ड दस दिस सैम्स चैमियर नाम इनका है। बिहार की पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी है। बिहार के पहले शिक्षा मंत्री क्या हैं, श्री कृष्ण बने हैं। बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये। फिर बिहार के वाले पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो अनुग्रह नारायण सिंह बने हैं। फिर बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रामदयालु सिंह बने हैं। बिहार से बनने वाले पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बने हैं। बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष रामाश्रय प्रसाद सिन्हा बने हैं। फिर बिहार के पहले स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह हैं। 1857 वाली जो क्रांति हुई थी उसमें ये रहे थे। वीर कुंवर सिंह आरा से थे, ठीक है, जगदीशपुर। बिहार की पहली महिला राज्यपाल क्या हैं, राम दुलारी सिन्हा हैं। बिहार के पहले लोकायुक्त क्या हैं, जनार्दन ठाकुर हैं। बिहार के पहले पुलिस महानिदेशक डीजीपी श्याम सुंदर शर्मा बने हैं। बिहार की पहली महिला सांसद क्या नाम, राधा गोविंद ठाकुर थी। फिर बिहार के पहले चीफ जस्टिस क्या सर वायरन फर्डिनेंड हैं। बिहार की पहली ओलंपिक पदक विजेता क्या नाम है, तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वजन में थी, भारोत्तोलन में ये बनी थी, के कर्णम मल्लेश्वरी बनी है। बिहार की पहली महिला आईएएस अधिकारी क्या नाम इनका, मंजू सिन्हा है। उसके बाद बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब, तो 29 जून 1968 को लगा था। बिहार की पहली महिला जो लोकसभा अध्यक्ष बनी मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम की पुत्री, ये आरा से थी। और ये बिहार की पहली मतलब महिला नहीं भारत की भी पहली महिला है जो लोकसभा अध्यक्ष बनी है। बिहार के पहले आईएएस अधिकारी क्या नाम, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, ये बिहार से थे और वैसे भारत के भी ये पहले आईएएस अधिकारी बने हैं। बिहार के पहले आईपीएस अधिकारी क्या, श्याम सुंदर शर्मा। बिहार के पहले के प्रथम प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के पद के समकक्ष अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस जो थे 1937 में। देखो 1937 में जो सीएम होता था उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था राज्य का। इस तरीके से बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री अगर कहा जाए तो मोहम्मद यूनुस बने हैं। ये क्या 1937 में बिहार के प्रधानमंत्री के रूप में, तो प्रधानमंत्री उसमें कहा जाता था। वर्ष 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर क्या नाम था, लॉर्ड हार्डिंग, यानी कि चार्ल्स हार्डिंग थे। बिहार का पहला बौद्ध स्थल जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हुआ तो 2002 में कौन है, बोध गया है। उसके बाद बिहार उड़ीसा प्रांत का प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने हैं 1912। 1920 से लेकर के 1921 तक बने हैं, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने हैं। उसके बाद क्या है, बिहार उड़ीसा प्रांत का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या है, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे, 1912 से 15 तक रहे। बिहार राज्य के प्रथम गवर्नर क्या है, सर जेम्स डेविड स्टीफन है, 1936 में। उसके बाद में सत्येंद्र नारायण सिन्हा, अच्छा ठीक है ये। फिर अगला क्या है, तो 1936 में ये बने हैं राज्य के प्रथम गवर्नर सर जेम्स स्टीफन। फिर बिहार के इतिहास के शोध, ये इसको अगले वीडियो में रखेंगे। तब तक के लिए आज का जो था वीडियो वैसे भी लंबा हो गया, अभी एक वीडियो कम से कम एक और आएगा, तो आप लोग इसका रिवीजन करिए। और बिहार जो है 13 दिसंबर को मान के चलिए कि एग्ज़ाम होगा, उसके लिए जितनी बार हो सके आप इसका रिवीजन करिए, बाकी अपना सोर्स पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।